यह कहानी है उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम। एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और इंटरपोल जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पिछले 40 सालों से तलाश रही हैं, लेकिन आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। एक ऐसा इंसान जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज किया, जिसकी एक आवाज पर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे खामोश हो जाते थे। डोंगरी की तंग गलियों में पला बढ़ा एक मामूली लड़का जो धीरे धीरे क्राइम वर्ल्ड का ऐसा बादशाह बना कि पूरी व्यवस्था उससे डरने लगी। आज उसकी दौलत हजारों करोड़ में आंकी जाती है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब उसकी किस्मत थी या फिर हालात ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया? दाऊद का जन्म महाराष्ट्र के डोंगरी इलाके में हुआ, जहां गरीबी और तंगी आम बात थी। उसके पिता इब्राहिम कासकर महाराष्ट्र पुलिस में थे और अपनी बेदाग ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। लेकिन जिस ईमानदारी पर पिता को गर्व था, वही दाऊद के लिए बोझ बनती चली गई। कम तनख्वाह, सीमित साधन और हर वक्त अनुशासन में बंधा रहना। घर में पिता का सख्त नियंत्रण और बाहर स्कूल में टीचर्स की डांट दाऊद को शुरू से ही खलता था। वो ऐसा लड़का था जिसे किसी के कंट्रोल में रहना मंजूर नहीं था। जब पैसों की कमी के चलते उसकी पढ़ाई छूट गई तो उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में गरीबी सबसे बड़ा अपराध है। उसी दिन उसके मन में ये बीज पड़ गया कि अब वो न तो गरीबी अपनाएगा और न ही ईमानदारी। एक तरफ उसका पिता था जो पूरी जिंदगी सिस्टम के नियमों के तहत ईमानदारी से जीता रहा, और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई साबिर जो डोंगरी के लोकल गैंग से जुड़कर गलत तरीकों से ही सही घर में पैसा ला रहा था। दाऊद के सामने दो रास्ते थे, एक संघर्ष और सब्र का, दूसरा ताकत और पैसे का। उसने बिना ज्यादा सोचे दूसरा रास्ता चुन लिया। शुरुआत छोटी मोटी वारदातों से हुई, पॉकेटमारी, छीना झपटी, दुकानों में गुंडागर्दी। इन कामों से बहुत पैसा तो नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो था डर पैदा करने की ताकत और अपराध का रोमांच। यही रोमांच धीरे धीरे उसकी लत बन गया। उस दौर की मुंबई में सरकार का राज सिर्फ फाइलों तक सीमित था। असली कंट्रोल अंडरवर्ल्ड के पास था। देश की इंपोर्ट पॉलिसी सख्त थी। सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगी घड़ियां और लग्जरी सामान आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। इसी जरूरत ने स्मगलिंग को जन्म दिया। बंदरगाहों से लेकर गलियों तक एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में 3 बड़े नाम छाए हुए थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धराजन मुदलियार। शहर को इलाकों में बांट लिया गया था। हर डॉन का अपना राज था। लेकिन इसी बढ़ती हुई दुनिया में डोंगरी की गलियों से एक नया नाम उभरने लगा, दाऊद इब्राहिम। दाऊद का बढ़ता कद करीम लाला को चुभने लगा। एक दिन उसके इशारे पर दाऊद के 2 खास लड़कों को सरेआम पीटा गया। ये सिर्फ मारपीट नहीं थी, ये दाऊद की इज्जत पर सीधा हमला था। उसने तय कर लिया कि अगर वो झुका तो पूरी मुंबई उसे कमजोर समझेगी। दिसंबर 1974 में उसने खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन एक गलत सूचना ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। जिस पैसे को उसने लूटा वो अंडरवर्ल्ड का नहीं बल्कि बैंक का था। मामला पुलिस तक पहुंचा और क्राइम ब्रांच हरकत में आ गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जांच टीम में उसका अपना पिता शामिल था। इब्राहिम कासकर ने बेटे को घर लाकर पीटा और फिर खुद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन यही ईमानदारी आगे चलकर दाऊद के लिए ढाल बन गई। पुलिस ने उसे पठान गैंग के खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका देखा और यहीं से मुंबई के गैंग वॉर का नया अध्याय शुरू हुआ। 1980 का दशक मुंबई के इतिहास का सबसे खूनी दौर था। हर गली में गोलियां चलती थी, हर हफ्ते किसी न किसी गैंग मेंबर की लाश गिरती थी। इसी दौरान दाऊद ने अपने बड़े भाई की लाश देखी। शक करीम लाला के पठानों पर गया और बदला उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। उसने एक एक कर दुश्मनों को खत्म करना शुरू किया और स्मगलिंग के रास्तों पर कब्जा जमाता चला गया। इसी दौर में एक और नाम उभरा, छोटा राजन। दोस्ती, भरोसा और साझेदारी से शुरू हुआ ये रिश्ता आगे चलकर अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक दुश्मनी में बदलने वाला था। लेकिन फिलहाल दोनों मिलकर मुंबई के बेताज बादशाह बन चुके थे। दाऊद का साम्राज्य अब सिर्फ सोने या स्मगलिंग तक सीमित नहीं रहा। हफ्ता वसूली, ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, प्रॉपर्टी और ब्लैक मनी जहां पैसा था वहां दाऊद का दखल था। फिर उसकी नजर बॉलीवुड पर पड़ी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री को आधिकारिक दर्जा नहीं मिला था, बैंकों से लोन नहीं मिलता था और फिल्मों के लिए पैसा अंडरवर्ल्ड से आता था। दाऊद ने इस मौके को पूरी तरह बुनाया। धीरे धीरे कास्टिंग, स्क्रिप्ट और रिलीज तक उसके इशारे चलने लगे। फिल्में हिट हों या फ्लॉप, भाई की कमाई तय थी। डर इंडस्ट्री की रगों में उतर चुका था। 1986 में पुलिस और राजनीतिक दबाव बढ़ा। दाऊद को समझ आ गया कि अब भारत में रहना मुश्किल है। वो दुबई भाग गया और वहीं से उसका खेल इंटरनेशनल हो गया। हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, नकली करेंसी और क्रिकेट सट्टा सब कुछ ग्लोबल लेवल पर चलने लगा।
लेकिन 1990 का दशक आते आते हालात बदलने लगे। सांप्रदायिक तनाव, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद हुए दंगे और डी कंपनी के भीतर बढ़ती कट्टरता ने अंडरवर्ल्ड की दिशा ही बदल दी। 1993 के मुंबई ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया। इसके बाद दाऊद पर शिकंजा कस गया और वो दुबई छोड़कर पाकिस्तान चला गया। कम लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब दाऊद भारत सरकार के सामने सरेंडर करना चाहता था अपनी शर्तों पर। वो आर्थर रोड जेल नहीं जाना चाहता था, टॉर्चर से डरता था और 1993 ब्लास्ट का केस अपने ऊपर नहीं चाहता था। सरकार ने साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही उसकी भारत लौटने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके बाद सिर्फ अटकलें बचीं। कोई कहता है वो पाकिस्तान में है, कोई कहता है वो मर चुका है। कुछ का मानना है कि अगर वो भारत आता और बोलता तो अंडरवर्ल्ड के साथ साथ राजनीति, पुलिस और सिस्टम की कई परतें खुल जाती। दुनिया के दूसरे डॉनों को देखें तो सवाल और गहरा हो जाता है। ओसामा बिन लादेन, पाब्लो एस्कोबार और ऐमन अल जवाहिरी जैसे नाम मारे गए, लेकिन दाऊद आज भी कानून से बाहर कैसे है? ज्यादातर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का दावा है कि वो पाकिस्तान में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की निगरानी में रह रहा है। कराची में उसकी प्रॉपर्टी, परिवार और पूरी सुरक्षा है। वहीं से हवाला, ड्रग्स और आतंकी फंडिंग के नेटवर्क चलाए जाते हैं। डोंगरी की गलियों से शुरू हुई ये कहानी अरबों के साम्राज्य तक पहुंच गई, लेकिन इंसाफ आज भी उसका इंतजार कर रहा है। इतिहास गवाह है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता। सच चाहे जितनी देर छिपा रहे, एक दिन सामने आता ही है। अब सवाल सिर्फ ये है, दाऊद इब्राहिम का अंत अदालत में होगा या इतिहास की किसी अंधेरी गली में?